नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 5वें चरण का मतदान हो गया है। डीडीसी चुनाव की बात कर रहा हूं। सर्वसम्मति से शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। छुटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन कुल मिला के ये देखा जाए कि ऐसी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि 370 में संशोधन और 35 को हटने के बाद करीब 1.25 साल बाद चुनाव होंगे और चुनाव में इतने ज़्यादा लोग शिरकत करेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं विकास हो। विकास के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, विकास के नाम पर मतदाता अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और वोट कास्ट करने के लिए उनको पोलिंग स्टेशन तक जाना पड़ रहा है और पोलिंग स्टेशन में जाकर के वो कोविड-19 के बीच में मतदान कर रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि लोग अपने हलके का विकास चाहते हैं और विकास को लेकर के वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मास्क पहन करके हाथ सैनिटाइज करके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। यानी लोकतंत्र के इस त्यौहार में, इस फेस्टिवल में 4 चांद तभी लग सकते हैं जब मतदाता अपने घरों से निकले, पोलिंग स्टेशन पर जाएं, वहां पर लाइन में, क्यू में लग करके अपना वोट कास्ट करें। तो आइए दिखाते हैं कहां पर किस किस तरीके से पोलिंग हुई। तो दर्शकों, आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में जारी डीडीसी चुनावों की कड़ी में आज 5वें चरण के लिए वोट डाले गए। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और मतदान शुरुआत में रफ्तार इसकी धीमी देखी। हालांकि उसके बाद में लोगों ने इसमें पूरी तरह से शिरकत की, अपने अपने घरों से निकले, पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे। पोलिंग स्टेशन में एसओपीज़ को फॉलो करते हुए, यानी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करते हुए उन्होंने पूरे तरीके से जो मास्क पहने हुए थे और पोलिंग स्टेशन के अंदर जाते समय उनको रोका भी जा रहा था, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग से स्क्रीनिंग की जा रही थी, बॉडी टेम्परेचर चेक किया जा रहा था। और लब्बो-लबाब ये था कि कुल 17 सीटें जो है कश्मीर संभाग में थी और 20 सीटें जो है जम्मू संभाग की थी। बड़ी बात यह है कि 30 महिला उम्मीदवारों समेत 155 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और बड़ी बात यह है कि इनके सब का सब भाग्य देर शाम तक जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनमें चला गया था। जम्मू संभाग में 30 महिला उम्मीदवार समेत 144 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला होने जा रहा है। कश्मीर संभाग के हमने आपको बताया था कि 30 महिलाएं उम्मीदवार हैं और 155 टोटल उम्मीदवार हैं। और 5वें चरण में आज पंचों और सरपंचों के खाली पदों पर भी चुनावी प्रक्रिया शुरू की गई। 5वें चरण में 8,27,519 लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जिनमें से 4,33,285 पुरुष और 3,94,234 महिलाएं शामिल हैं। इन चुनावों के लिए केंद्र सरकार द्वारा केंद्र प्रशासित प्रदेश में 2104 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई थी, जिनमें से 914 जम्मू में बल्कि 1090 घाटी में बनाए गए थे। कुछ आइडेंटिफाई किए गए थे जिन मतदान केंद्रों को हाइपर सेंसिटिव बनाया गया था, कुछ सेंसिटिव मतदान केंद्र थे। बड़ी बात ये थी कि लोगों ने लोकतंत्र के पर्व में शिरकत करने के लिए लोकतंत्र के पर्व को इस तरह से उत्साह के साथ मनाया कि सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन किया। जो इनसर्कल दायरे बनाए गए थे उसमें खड़े होकर के आहिस्ता आहिस्ता अपनी कतार का इंतज़ार किया, वहाँ पर पहुँच के अपना वोट डाला। पहली मर्तबा डीडीसी का वोट डाला जा रहा था तो उत्साह बनता ही था। उत्साह के कारण आपको और भी बताते चले कि अपने हलके का विकास बेहतरी हो, उसको लेकर के वो ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहते थे वो आगे आकर के, जो उम्मीदवार आगे आकर के उनकी समस्याओं का निवारण करें। दर्शकों, स्वाभाविक सी बात है, इतने बड़े चुनाव आपने करवाने हो तो कुछ खामियां जरूर रह जाती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन लगातार प्रयास रहता है कि किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन ना हो और ना ही किसी वोटर को पोलिंग स्टेशन तक जाने के लिए किसी तरह की दिक्कत हो। लेकिन हर बार जब चुनाव आते हैं इस तरह की शिकायतें आती हैं कि मेरा मत सूची में नाम नहीं है। ऐसी ही शिकायतें आज किश्तवाड़ से भी आई हैं और मीरा साहब से भी आई हैं। पहले किश्तवाड़ की शिकायतें बताते हैं कि लोगों को क्या शिकायतें थी। किश्तवाड़ के लोगों का कहना है कि ये जो रिजल्ट है ये पलट भी सकता है, अगर हमें पूरे जितने लोगों का नाम खारिज किया गया है उससे रिजल्ट पलट भी सकता है। और दूसरी ओर हम आपको बताएंगे कि मीरा साहब की क्या शिकायत है।
सर मैंने पहले एमएलए इलेक्शन भी डाले थे, सरपंच इलेक्शन जो हुए थे वो हुए थे। आज इन्होंने ये पर्ची मेरे पास भेजी है जो डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं, पर यहाँ से मुझे बोल रहे हैं आप डिलीट कर दिए। क्यों? आप पोलिंग बूथ पे आए तो वहाँ आपका नाम नहीं है? नहीं है सर, वहाँ से डिलीट बोल रहे हैं आप डिलीट हो चुके हो, पर ये पर्ची कहाँ से भेजी मेरे को? आप मुझे बताओ, खाली आपका डिलीट हुआ है और भी? नहीं, बड़े लोग ऐसे हैं, बड़े लोग ऐसे हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं। वो क्यों? तो अथॉरिटीज को बताया आपने? सर बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि देखेंगे, पता नहीं कब तक देखेंगे। हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है सर। ये यहाँ पे ऑर्डर इन्होंने डिलीट कर दिए, कोई समझ नहीं आ रहा है। आज तक वोट दे रहे थे, ज़बरदस्ती डिलीट किया है इनको। कहीं घरवाला वोट दे रहा है, बीवी डिलीट की है, बीवी वोट दे रही है, घरवाला डिलीट कर दिया है। कहीं घरवाले माँ बाप वोट दे रहे हैं, बच्चे ही डिलीट कर दिए। सर अभी तक हम इसी पोलिंग बूथ पे बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे तो 100 से 150 वोटर इन्होंने डिलीट कर दिए हैं। देखो हम आए हैं इधर, हमने हॉस्पिटल काटने जाना है, उधर 8 गड्डी आ जाएगी हमारी, तो बोलते हैं जाके आधार कार्ड लाओ। हम 2-2 घंटे करेंगे, हमारे से चला नहीं जाता। डालो नहीं डालो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये एक डेमोक्रेसी एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने पंचायती कराया है। इसमें कुछ परिवर्तन होगा ही होगा, कुछ फायदा ही होगा, इसलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस किया है। चलो सबके लिए भलाई के लिए ये ठीक ही होगा। क्या दिक्कत थी आपके क्षेत्र में? दिक्कत तो जो चलती रहती है, काफ़ी डेवलपमेंट की भी दिक्कत होती है, चलती कुछ काम हो रहे हैं, कुछ आगे और होने हैं और अच्छे तरीके से होंगे काम। ये एक प्रोसेस है गवर्नमेंट का, डेमो पंचायती राज सिस्टम है, तो उसी लिहाज से ये एक ठीक है कि पूरी तरह से लोगों के हाथ जो सत्ता आएगी, शक्ति, उसका ये सिस्टम है। और राशन कार्ड लेके आओ, 3 चीज लेके आओ, फिर वोट डलेगा, नहीं तो नहीं डलेगा। जो बुजुर्ग आदमी यहाँ वोट डालने आए हैं वो दोबारा गांव में जाएंगे पैदल गिरते हुए, फिर आके यहाँ आएंगे, फिर वोट डालेंगे। ये स्टाफ की गलती नहीं तो किसकी गलती है? क्या आपके यहाँ के ग्राम सेविका या किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया? मैं गाँव लंबरदार खारिया से बोल रहा हूँ कि ये इनकी स्टाफ की गलती है। अंदर जब पर्ची दी गई है तो क्यों नहीं ये वोट डालने दे रहे? उसके फसली उनके पास रजिस्टर है, उसको देखें, चेक करें, फोटो देखें, नंबर देखें, नाम देखें। अगर परेशानी है तो उसके स्लिप पे साइन कराएं। ऐसे क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं? ये फोटो का क्या मतलब है? वो जो पर्ची मिली है बीएलओ ने दी है, फोटो का क्या मतलब है? फोटो दे के वोट डालने दो, आईडी 2 किलोमीटर लोग दोबारा लेने जाएंगे। ये प्रेसिडेंट अफसर की गलती है सरासर। बीएलओ ने सबने अच्छा काम किया, कोई थोड़ा हो जाता है जल्दी में, लेकिन पर्ची में फोटो है तो फिर वोट डालने का क्या मतलब है? फिर आईडी प्रूफ की क्या जरूरत है? बाकी हर जगह, हर दूसरे गांव में सभी ऐसे चल रहे हैं पर्ची में। ये तो इनको नापली है ना, एक अफसर अपनी मनमर्जी करे, हमको लिख के दिखो, या फिर आप पर्ची ये अगर ऐसे करना है तो मत डालने दो वोट को। क्या नाम है आपका? मीनू शर्मा, मैं ब्रिजनगर से बोल रही हूँ। मेरी बोर्ड ही नहीं मिल रही है सर, मैं सारे इधर घूम घाम के आ रही हूँ, अब जा रही हूँ वापस। क्या आपको ग्राम सेविका या किसी ने इन्फॉर्म वगैरह कुछ नहीं किया था? मैंने किया था पहले, अभी लिस्ट आई है लेकिन नाम ही नहीं आया अभी इसमें। आपको स्लिप दी गई थी? स्लिप नहीं मिली, मैंने पिछली लाई है, वो बोल रहे हैं नंबर ही नहीं मिल रहे। दर्शकों हम आपको बताते हैं कि कितनी पोल परसेंटेज हुई और किस तरीके से के शर्मा जो इलेक्शन कमिश्नर, उनका क्या कहना है। सबसे ज़्यादा पोलिंग जम्मू में जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो पुंछ में रही है। इट इज़ 71.62%. इट्स फॉलोड बाय डोडा विच इज़ 70.95%. इट्स फॉलोड बाय राजौरी विच इज़ 70.83%, एंड देन सो ऑन. In Kashmir province, the highest polling today was in Bandipora, which is 56.4%. Number 2 is Kupwara, which is 52.35%. Badgaon is 45.65%, and so on. दर्शकों पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी के या फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कंटिन्यू किया जाए, और शायद यही कारण है कि सीज़फायर का वायलेशन करके वो ग्रामीण हलकों में हलचल पैदा करना चाहता है, भय का माहौल पैदा करना चाहता है। बीती रात भी उन्होंने मेंढर में सीज़फायर का उल्लंघन किया, रिहायशी इलाकों को टारगेट बनाया। हालांकि भारत की तरफ से माकूल जवाब दिया गया, लेकिन फिर भी इलेक्शन के दौरान इस तरह की सीज़फायर वायलेशन होना ये कहीं ना कहीं दिक्कत भरा रहता है और लोगों में खौफ भी पैदा हो गया।
हमारी कंडीशन देखी जाए और हमारे लोगों की जो है वो जल्द, हमारे लोगों को जल्द से जल्द तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ मोर्चों की अशद ज़रूरत है। और मैं ये फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि हम 1-2 दिन देखते हैं। करता हूँ कि ये सरहदों पे जो आए रोज़ गोलाबारी हो रही है, जो ये खूनी रक्स खेला जा रहा है, खुदा के लिए इसको बंद किया जाए। अगर ये बंद नहीं कर सकते, हम तो यही कहते हैं कि हम लोगों को बगैर मौत के मारा जा रहा है। आए रोज़ इतनी भारी भरकम शेलिंग होती है कि हम लोग जो है कहीं कहीं दिन तक खाना नहीं बना सकते, अपने बच्चों को खिला नहीं सकते, हमारे बच्चे डर और खौफ की वजह से खाना नहीं खा सकते। आज रात जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुआ है, इतनी भारी भरकम फायरिंग हुई है कि जिसने ज़मीन का तख्ता ही उल्टा दिया। हम सरकार से ये अपील करते हैं, बिलखुसूस सरकार, मरकज़ी सरकार अपने मोदी जी से और अपनी इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर LG साहब मनोज सिन्हा से ये रिक्वेस्ट है, हमारी ये अपील है इस वीडियो के माध्यम से कि फौरी तौर हमारे इलाका का जायज़ा लिया जाए। DC साहब को हुक्म सादर फरमाया जाए कि वो अपने लोगों को, अपने मुलाजमों को यहाँ पे भेज के इस इलाका का मुआयना करके यहाँ पे फौरी तौर हम लोगों को अपनी जान बचाने के लिए बैंकर दिए जाए। बाकी हमारे पाकिस्तान की जानब से भारी भरकम शेलिंग हुई है, इतनी बड़ी गोलाबारी हुई है कि लोग खौफ और रात से सहम गए हैं और अभी तक लोगों ने अपने घरों में खाना बनाया नहीं, खाया नहीं। लोग जो हैं वो छुपे हुए हैं, जंगलों में चले गए। तो हमारी सरकार से ये अपील रहेगी कि अज़राए करम या तो इस गोलाबारी को बंद किया जाए। जो सरहदों पर खूनी रक्स खेला जा रहा है, आए रोज़ जो गोलाबारी हो रही है, नागानी लोगों की जान और माल नुकसान हो रहा है, लोगों की मौत हो रही है, खुदा के लिए या तो इस गोलाबारी को बंद किया जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मरकज़ सरकार जो है वो आवाम के लिए, उनके प्रोटोकॉल के लिए हमें बंकर वगैरह बना के दे के, ताकि ये लोग जो अपनी जान की हिफाजत कर सकें। गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी बुनियादी सहूलत यहाँ पे इन लोगों को नहीं है, कोई जान बचाने का कोई ज़रिया नहीं है। मकान भी हम लोगों के कच्चे हैं। लिहाजा हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारे लिए, हमारी जान की हिफाजत के लिए सरकार जो है वो फौरी तौर हमें बंकर बना के दे। हमने DC साहब से भी कई बार रिक्वेस्ट की, वहाँ पे भी हमारे वक्त जाते रहे, लेकिन उन्होंने भी सुनी की अनसुनी की, उन्होंने हमारी बात कोई नहीं मानी। आज DC साहब को चाहिए कि वो भी खुद हालात और वाक़ात का यहाँ पे आके जायज़ा लें, अपने लोगों को भेज के यहाँ पे देखें कि दर्शकों, जम्मू कश्मीर मामलों की प्रभारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रजनी पाटिल को इस बात का दुख है कि स्टार कैंपेनर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों ला रहे हैं। हालांकि जो माना जाए, जो अभी तक हमने देखा है, कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार को मैनेज कर नहीं पाया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर आते हैं तो रजनी पाटिल इस पर आपत्ति जाहिर करती है। उनका कहना है कि अगर छोटे इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन है, तो बड़े स्टार कैंपेनर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो कोई स्टार रहा है जम्मू कश्मीर के लिए, ना कोई कैंपेनर रहा है, और शायद यही नाराजगी वो व्यक्त कर रही है। हालांकि उनका कहना है कोविड-19 में अगर आप चुनाव करवा सकते हैं तो विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं करवाते और पॉपुलर गवर्नमेंट क्यों फॉर्म नहीं करते। मैं हमारे यहाँ के जो DDC के चुनाव जम्मू कश्मीर में अभी चल रहे हैं, उसके लिए हमारे पार्टी का समर्थन देने के लिए मैं हमारे नेताओं को मिलने के लिए आई थी। और हमारे जो अध्यक्ष है, उनकी टीम, उनकी पूरी टीम उस DDC के चुनाव में लगे हुए हैं, तो उनका समर्थन देने के लिए आई थी। क्योंकि ये लोकल चुनाव है, स्थानिक लोगों को इसके लिए अपना उम्मीदवार चुनना है, चयन करना है। लोगों के चेहरे देख के चुनना नहीं है, अपने जो प्रश्न है वहाँ के लोकल, उसको जो सुलझा सकेगा उसी को उन्होंने चुन के देना है। हमने भी जब मीर साहब से बोला था तो मीर साहब बोले हम ये सब लड़ाई हम अकेले कर सकते हैं और हमारे कार्यकर्ता खंभीर है। लेकिन बीजेपी को मुझे लगता है कि शायद आशंका है कि हम चुन के आएंगे नहीं, तो ये करने के लिए उन्होंने सब फौज बुलाई है। माहौल अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि सिक्योरिटी अगर हमारे लोगों को और दी जाती थी तो हमारे लोग और घूम सकते थे, लेकिन सिक्योरिटी हमारे लोगों को छीन गई है। हालांकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भी 2 दिन पहले उनकी भी गाड़ी और सिक्योरिटी छीन ली गई है। तो सिक्योरिटी देना आवश्यक है हमारे कार्यकर्ताओं को, जो प्रमुख लीडर्स हैं उनको, जिससे वो लोगों तक जा सके। क्या कहें, लगता है दोहरी नीति चल रही है? बिल्कुल दोहरी नीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और ये आज की बात नहीं है, वो बहुत पुरानी उनकी आदत है। और दोहरी नीति, दोहरी बात ये करना और लोगों को भ्रमित करना, यही उनका एजेंडा है। नहीं, कांग्रेस ने जोर लगाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अपना गांव का सरपंच कौन होना है, गांव का जिला परिषद का मेंबर कौन होना है, गांव के लोगों ने चुनना चाहिए ना।
उसके लिए स्टार प्रचारक लाने का इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, पार्टी के संगठन के ऊपर आप विश्वास नहीं, आपके लीडर कैडर्स के ऊपर, ऐसे मुझे लगता है। ये घोटाले ये ऐसे करते हैं लोगों को, मैंने जो बोला अभी, भ्रमित करने वाली बात करते हैं कि लोगों का ध्यान यहाँ से वहाँ जाए। मैं एक ही बात पूछना चाहूँगी कि जब इतनी सब बातें चल रही थी, हमारे किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे दिल्ली में, किसानों को मारा जा रहा है, तो ये लोग बनारस में जाके प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा जश्न मना रहे हैं, तो ये ठीक बात है? और गाने गा रहे हैं, डांसेस हो रहे हैं उसके ऊपर, और जब हमारे किसान बेचारे ठंडी में वहाँ पे मर रहे हैं, तो ये लोगों को डाइवर्ट करने वाली उनकी पॉलिसी है, बाकी कुछ नहीं है। दर्शकों, हम कोविड-19 को लेकर के महायोद्धा बताते हैं जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोग हैं। बड़ी अच्छी बात है। और कल ही सरकार ने यह भी फैसला लिया था कि पहली वैक्सीन, पहली डोज जो दी जाएगी, डॉक्टर्स को दी जाएगी, पैरामेडिकल स्टाफ को दी जाएगी, नर्सिस को दी जाएगी, आशा वर्कर्स को दी जाएगी, या फिर जो भी कर्मी अस्पतालों में काम करते हैं कोविड-19 से, उनको पहली डोज दी जाएगी। लेकिन आपने देखा इस वाइट एप्रन के नीचे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लाशों की भी कीमत वसूलते हैं। कुछ ऐसा ही मेडिकल कॉलेज में देखने को आया है। बाप बेटा, बाप रेगुलर एम्प्लॉय है, बेटा वहां पर डेली वेजर लगा हुआ, एडॉक पर लगा हुआ, दोनों ही मिलकर के एक डेड बॉडी को एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए 2500 रुपया लेते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद एडमिनिस्ट्रेशन भी मान रही है, और दोनों लोगों को निलंबित भी किया गया। एसीबी को भी मामला देने पर विचार किया जा रहा है, एंटी करप्शन ब्यूरो को भी ये मामला देने का विचार किया जा रहा है। आप सोचिए, जिस व्यक्ति के घर से कोई चला जाता है कोविड-19 के चलते, वो पूरा परिवार उसको खो जाता है, लेकिन ये लाश देने के लिए, लाश एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए 2500 रुपया ले रहे। लानत है। और ऐसे ही लोग इस पूरे फर्टिलिटी से जुड़े लोगों को बदनाम करते हैं। जैसे कहते हैं कि काली भेड़ें कहीं भी होती है, यही वो काली भेड़ें हैं जिन्होंने पूरे शोबे को बदनाम किया है। प्रिंसिपल मैम ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने पूरा इन्वेस्टिगेट करके उसमें हमने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, जो एक मैसेज बन जाएगा एम्प्लॉइज़ के लिए भी, और लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम अगर ऐसी कोई चीज़ कोई मांगता है, पैसे मांगता है, तो हमने वहाँ पर डिस्प्ले किए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर डिस्प्ले किए हैं। एटलीस्ट उनको पैसे देने से पहले एक कॉल ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन को करनी चाहिए कि वो रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके डिफरेंट पहलूज़ पे जो जांच हुई है उसमें हमने एक्शन लिया है। एक तो एक्शन ये हुआ कि वो बंदा जो वहाँ काम कर रहा है, हमारा एम्प्लॉई है, जिसने बहुत ही घटिया काम किया है, क्योंकि डेड बॉडियाँ बेचने के लिए ये कोई टॉलरेट नहीं करेगा। वैसे भी अस्पताल में कोई भी बंदा हो, अगर उसको सरकार पेमेंट दे रही है, तनख्वाह दे रही है, तो ड्यूटी आवर से वो किसी से कोई फेवर मांग नहीं सकता है। तो उसको सस्पेंड किया गया है, और उसके साथ ही उसका बेटा वहाँ पर काम करता है, उसको डिसंगेज किया है क्योंकि वो कैजुअल लेबर था, तो उसको डिसमिस कर दिया है। और इस सारे एक्शन को हमने हायर अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट के नॉलेज में लाया है, भेजा है, और उनको रिक्वेस्ट भी की है कि इसका जो केस है वो ACB में रेफ़र किया जाए, ताकि इसके पीछे जो रैकेट है इसको भी एक्सपोज किया जाए, उसको पनिश किया जाए। और साथ में इसने जो वहाँ पर हमने ये भी देखा कि इसने 2 गाड़ियाँ भी रखी थी, उन गाड़ियों की भी रिपोर्ट हमने RTO ऑफिस से ली है कि वो अथराइज व्हीकल नहीं है। उसका भी हमने हायर एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन है, SSP ट्रैफिक जो है, उनको वहाँ पर इंटीमेट किया है कि वो गाड़ियाँ भी सीज़ की हैं। इसके लिए हमने वहाँ पर डिस्प्ले किया है, वहाँ पर हमने वो नंबर डिस्प्ले किए हैं कि अगर कोई बंदा कोई भी फेवर मांगता है, कोई अनड्यू फेवर किसी से भी मांगता है, किसी पेशेंट से, अटेंडेंट से, किसी से, तो उस नंबर पे कॉल किया जाए और हमें इन्फॉर्मेशन दी जाए। और साथ में ही एम्प्लॉइज़ को भी साउंड किया गया है, क्योंकि ये मैसेज जो है टॉप से बॉटम तक जाएगा कि अगर कोई आदमी, कोई भी हमारा मुलाजम ड्यूटी आवर्स पे या किसी भी टाइम अस्पताल में कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो रूल्स के मुताबिक उसको नहीं करनी है, तो उसके खिलाफ एक्शन होता है, होगा। और अगर ऐसे ही आप लोग भी हमारी मदद कीजिए। दर्शकों, अब हम बात करेंगे PHE, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन के
ठेकेदारों की उनकी लाइबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 6 सालों से 12 करोड़ लाइबिलिटी हो गई है। हमने ठेकेदारों से बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। मैं विनोद कोहली, जनरल सेक्रेटरी जम्मू प्रोविंस कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन। सबसे पहले मैं इस चैनल का आपका माध्यम से जो बात करने जा रहा हूं, आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी एसोसिएशन की ओर से कि आपने यहाँ हमें बुलाया और हमारी बात सुनना और सरकार तक पहुँचाने की जो कोशिश आप कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवादी हूँ। कंट्रैक्टर्स जो हैं, ये सिल्ट जो आप कहते हैं डिसिल्टिंग का जो, इसमें विनोद जी सारे कंट्रैक्टर्स बड़े छोटे लेवल के कंट्रैक्टर जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और ये 1-2 कंट्रैक्टर्स नहीं है, ये कोई 400 के करीब कंट्रैक्टर्स जो हैं इस कैनाल के सिस्टम को जब हम डिसिल्टिंग करते हैं, कैनाल को साफ करते हैं जब क्लोजर पीरियड में, तो उसमें ये सारे मुतला होते हैं। हर बार एक टेंडर जो लगते हैं हम उसको रिस्पांस करते हैं, टेंडर से अलॉट होते हैं और उसके बाद हम काम शुरू करते हैं। जब काम शुरू करते हैं तो इनके पास जितने भी पैसे इनको अलॉट होते हैं डिपार्टमेंट को, उसी हिसाब से इन्होंने टेंडर बनाए होते हैं। उसमें अब 60 कनाल हमारे 60 किलोमीटर मेन रणबीर कनाल, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 3 हमारी कनाल्स हैं जो जम्मू प्रोविंस में मेन कनाल जिनसे कहा जाता है। एक रणबीर कनाल है जो अखनूर से लेके अरनिया बॉर्डर तक जाती है, रामगढ़ आगे फिर इसकी 17 किलोमीटर एक डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी डाला जाता है, यानी कि 77 किलोमीटर जो ये मेन कनाल बनती है। और उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसमें मेन 16 डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं और 17वीं जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो मेन कनाल का जो पानी टेल एंड में जाता है। इसके साथ उनकी ABCD लगा के करीब 40 डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, फिर इनके छोटे सूए आते हैं, फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनता है। इसको साफ को अगर हमें साफ करना हो तो जो क्वांटम इन्होंने रखा होता है उसे डबल लगता है। अब जब काम शुरू होता है, जब उसकी मॉनिटरिंग होती है, जो हमने टेंडर लिए होते हैं हम काम कर देते हैं, फिर जो इन्होंने स्पॉट छोड़े होते हैं, अब प्रेशर बिल्डअप होता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर जब हम निकाल देते हैं, उसके ज्वाइनिंग में अगर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर का टेंडर नहीं लगाया या नहीं करवाई, तो वहाँ प्रेशर मंत्री गए, कोई और गए, पीछे तो सरकारें रही हैं। जब उन्हीं सरकारों का ही हमें कहते हैं कि ज़्यादा लाइबिलिटी बनी, क्योंकि मंत्री साहब जाते हैं मौके पर, लोग वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं, वो कहते हैं कि ये जनाब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंत्री अपने लोगों को, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑब्लाइज करने के लिए कहता है आप काम कर दो, बाद में पैसे मैं दिलवा दूं, ये भी एक कारण हो सकता है? सर ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा। वो इसलिए क्योंकि मंत्री भी जम्मू प्रोविंस के ही थे। पिछले 2 सरकार, एक ही सरकार में 2 बार मंत्री चेंज हुए, दोनों लोकल थे और दोनों जमींदारी थे। चौधरी साहब जो पहले थे, दूसरे फिर भी शाम चौधरी जी। लेकिन इनके समय में ये ऐसा हुआ कि चूँकि ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे, हम भी लोकल हैं, माशरे का एक हिस्सा हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं आप निकालें, हम पैसे दिला देंगे। जब एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है, सबसे बड़ा नुकसान हमें तब झेलना पड़ता है, क्योंकि जो कमिटमेंट्स होती हैं, जो कमिटमेंट उन मंत्रियों की थी हमें पैसे देने की, क्योंकि हम सिस्टम के साथ चलने वाले लोग हैं, काम करते हैं, पैसा मिल जाता है, हमारा कोई इशू होता ही नहीं। कंट्रैक्टर को एक किए हुए काम का पैसा मिल जाए तो उसका कोई इशू रहता ही नहीं है। अब इशू कहाँ क्रिएट होता है? जब काम उससे ज़्यादा करवा लिया जाता है और पैसे उसके रोक लिए जाते हैं, तो वहाँ आके ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो छोटे छोटे कंट्रैक्टर्स, इसलिए अब पिछले 7-8 साल से काम ज़्यादा हो रहा था, पैसे कम आ रहे थे, और चलते चलते 10 करोड़ के करीब पहुँच गया रणबीर कनाल, 2 करोड़ पहुँच गया रावी तवी कनाल। अब हम इनसे यही कह रहे हैं कि आप PA सिस्टम लागू करो, कुछ भी करो, हम उस सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं। कम से कम पिछला पैसा जो है छोटे कंट्रैक्टर्स का ये रिलीज़ कर दीजिए। पहले LG साहब जब आए, मुर्मू साहब, उनसे भी पूरी बात हुई, उन्होंने माना कि हाँ भाई आपकी ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, चलो वो चले गए। अब नए LG साहब आए हैं, सिन्हा साहब, उनसे हमारी अभी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो बड़े बिजी हैं, लेकिन उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। मैं समझता हूँ कि वो इस बात को समझेंगे, क्योंकि हम भी तो सोसाइटी का एक हिस्सा हैं। अगर कुल सब एक सवाल ये उठता है कि क्या ये लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो एक्स्ट्रा काम किए हो, या जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे वो भी अभी लाइबिलिटी है? इसमें सर कंट्रैक्ट की भी लाइबिलिटी है। ऐसा हुआ जो इन्होंने कंट्रैक्ट जो इनको एलोकेशन आई उसके कंट्रैक्ट इन्होंने लगा दिए, अब उसके बाद डिपार्टमेंटल बंद हुआ है, अभी नहीं कर सकते हैं। इमरजेंसी में इन्होंने फिर कंट्रैक्ट लगा दिए, फिर हम लोगों ने रिस्पांस किया, फिर हमें अलॉटमेंट्स हुई, वो अलॉटमेंट्स के भी पैसे रुके हुए हैं। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।